चलिए जी, आज के क्लास में हम बात करते हैं कि जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है, इसमें जो डीएससी है यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में जो कोर्स का टाइटल है सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी में जो हमारा लेक्चर कंटिन्यू चल रहा था पहले यूनिट में, वो हमारा पिछला लेक्चर था सेलुलर जंक्शन। ठीक, और अभी के क्लास में हम बात करेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनेल्स में देखिए क्या चीजें हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दो ऑर्गन के बारे में दिया, दो सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में दिया है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गाल्जी बॉडी। लेकिन आज बात करेंगे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसे होता है और फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनेल्स, नाम से पता चल रहा है एक्स्ट्रा मतलब बाहर, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से बाहर जितने सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो कौन कौन है। जैसे देखिए यहां पर ये न्यूक्लियस है, डायग्राम में दिख रहा है आपको। ये कोई एनिमल सेल है, मान लीजिए ये कोई एक एनिमल सेल है, में ये न्यूक्लियस है। तो देख सकते हैं आप ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक, और ये मान लीजिए गाल्जी बॉडी है। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये गाल्जी बॉडी दिख रहा है। राइबोसोम ये दिख रहा है, देखिए। ठीक, मान लीजिए लाइसोसोम है ये। मान लीजिए पैराक्सीसोम यहां पर नहीं बनाया है, तो चलिए बना लेते हैं हम लोग। ये पैराक्सीसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। समझ में आया। तो न्यूक्लियस के बाहर जितना भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनेल्स। में आज हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। यहां पर डायग्राम से आपको पता चल जा रहा होगा कि न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है डबल लेयर होती है, मेम्ब्रेन है ना। अगर हम डायग्राम बनाएं उसका तो ऐसे दिखेगा। देखिए न्यूक्लियस में ऐसे डबल लेयर, ये डबल लेयर समझ लीजिए, है ना ये। तो डबल लेयर में जो बाहरी लेयर होती है वहां से जुड़ा होता है कौन, वहीं से कंटिन्यूअसली जुड़ा होता है कौन, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतः प्रद्रव्य जालिका हिंदी में ना। हालांकि अंग्रेजी याद रखेंगे तो सब जगह काम आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसको और भी कौन कौन से नाम से जाना जाता है देख लीजिए भाई। सेल्स इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सेल के अंदर यदि किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है, लिपिड को, प्रोटीन को, तो यही से शुरुआत होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इसलिए इसको क्या कहते हो, सेल्स इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। या अगला नाम क्या है, सेल्स इंटरनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये बिल्कुल जाल की तरह फैला होता है पूरे साइटोप्लाज्म में और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अगला एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल, किसी सेल के अंदर का एंडोस्केलेटन होता है ये। ठीक, सेल के अंदर के, सेल के शेप साइज को मेंटेन करने के लिए जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या कहते हो, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल्स। और साइटोस्केलेटन अलग चीज है ना, साइटोस्केलेटन अलग है। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट है ना, वो अलग चीज है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, वो सब साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। मैं बोला एंडोस्केलेटन किसे को कहते हैं, तो सेल का एंडोस्केलेटन कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला देखिए इंट्रोडक्शन, डायग्राम देख के समझ लीजिए कि न्यूक्लियस के बाहरी मेम्ब्रेन में जुड़ा हुआ कंटिन्यूअसली एक नेटवर्क जैसी मेम्ब्रेन जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैली होती है। ये तो एक तरफ दिखाएगा, चारों तरफ फैला होता है, ऐसे चारों तरफ है ना, उसको क्या कहते हो आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर में, क्योंकि इसके अंदर में खोखली संरचना पाई जाती है जिसको ल्यूमेन कहते हो। ल्यूमेन यानी कि खाली जगह होता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में ईआर, इज डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेक सिस्टर्नी या टिब्यूल्स। सिस्टर्नी यानी कि ये या तो चपटे रोटी के समान, जिस प्रकार से रोटी को तेल में छान रहे होते हैं तो कैसे डबल लेयर बन जाता है, उस प्रकार से अंदर में ल्यूमेन खाली जगह बन जाती है वैसे, या तो सिंपल ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में पाई जाती है। हालांकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो सिस्टर्नी यानी कि प्लेट की तरह होती है,
जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो ट्यूब की भांति होती है। अभी डायग्राम में दिखेगा आपको, है ना, दैट इनक्लोजेस ए ल्यूमेन, उसके अंदर खाली जगह होती है, इस प्रकार से अंदर खाली जगह ही है, ल्यूमेन है, फंक्शनिंग इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम होता है प्रोटीन बनाना और लिपिड बनाना, बनाने के बाद वहीं से ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। जो भी चीजें बनाता है गाल्जी बॉडी के पास भेज देता है। आगे सील थप्पा लगाने वाला काम गाल्जी बॉडी का है कि किस प्रोटीन को किस लिपिड को कहां भेजना है, वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इतिहास के बारे में जानते हैं, हिस्ट्री क्या है। देखिए जी, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई एमिलियो वेराटी इन 1902। एमिलो वेराटी के द्वारा 1902 में सबसे पहली बार खोजा गया, लेकिन ज्यादा स्टडी नहीं कर पाए वो, है ना। और रैबो उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहा, इसका नाम कोई और देगा। फिर जब इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते जाएं तो हमको 1945 में ही दो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग रिसर्च कर रहे थे। नाम था एक का कैथ पोर्टर और दूसरे का नाम था थॉमसन। दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली उन्होंने स्टडी किया था। देख लीजिए, इट वॉज डिस्कवर इंडिपेंडेंटली बाई कैथ पोर्टर 1945 एंड थॉमसन 1945। दोनों ने अलग अलग स्टडी किया था। द नेम वॉज गिवन बाई पोर्टर इन 1953। 1953 में, देखो 45 में पोर्टर ने स्टडी किया और नाम कब दिया, 1953 में। क्या नाम दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया गया पोर्टर के द्वारा। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको यहां पर दिख रहा है, ये शॉर्टकट में ER कहते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखिए भाई, बहुत सिंपल सा डायग्राम दिखाया गया है आपको। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं उसको आप। ठीक, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन का जाल दिख रहा है, हल्का सा डायग्राम दिखाया गया, जबकि चारों तरफ होता है वो। ये डायग्राम दिख रहा है, देखिए तो ये प्लेट प्लेट की तरह दिख रहा है, सब प्लेट आपस में जुड़े हैं ऐसे लग रहा है। ये कहलाता है सिस्टर्नी, और जो ट्यूब की भांति दिख रहा है वो ट्यूब्यूल्स। जो सिस्टर्नी होता है ना, उसके ऊपर में डॉट डॉट देखिए, बिंदी बिंदी दिख रहे हैं, ये राइबोसोम जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, इनको कहते हो आप। इस वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम चिपके होते हैं, वो तुमको रफ दिखाई देगा, खुरदुरा दिखाई देगा, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, और जिसमें नहीं होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एकदम सॉफ्ट होगा वो ट्यूब्यूल्स होता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिस्टर्नी होता है। ठीक, ये देख लीजिए, ये सिस्टर्नी होता है। कौन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होता है, ट्यूब्यूल्स की तरह पाया जाता है, ये ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक, एक चीज और पाया जाता है, हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, और मैं क्या बोला था कि सबसे अंदर में जो ल्यूमेन होगा, खाली जगह होगी, जैसे ये खाली जगह दिख रहा है आपको, ये पूरा खाली जगह, ये खाली जगह क्या कहलाता है जी, ल्यूमेन कहलाता है ना, ल्यूमेन कहलाता है। जैसे ये खाली जगह हो गया और ये खाली जगह हो गया। ठीक, चलिए कमेंट पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, इट इज द लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन इनक्लोज द ट्यूब्यूल्स, इनक्लोज टू ट्यूब्यूल्स एंड सिस्टर्नी, अभी बोला हूं मैं, दैट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की बाहरी मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। हालांकि यहाँ पर न्यूक्लियस का केवल सिंगल लेयर दिखाया गया है, अब ये समझ लीजिए डबल लेयर है ये। ठीक, न्यूक्लियस की डबल लेयर के बाहरी लेयर से ये कंटिन्यूसली बाहर निकला होता है और चारों तरफ पाए जाते हैं, पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। अब ये समझ लीजिए पूरा साइटोप्लाज्म में ऐसे फैले होंगे ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। द एंटायर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनक्लोज बाय ए कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन। पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन के द्वारा पूरी तरीके से घिरा होगा। ऐसे देखिए, ये एक ही मेम्ब्रेन है जो सब तरफ फैला हुआ है, आपस में ज्वाइंट हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक,
देयर आर 3 कंटिगियस मेम्ब्रेन डोमेन विद इन द ईआर दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यहां पर 3 अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर दिखेंगे। 2 तो बता ही चुका हूं कि जो सिस्टनी की तरह होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम चिपके होंगे, और जो स्मूथ होंगे ट्यूब्यूल्स की तरह होंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दोनों से भाई दोनों का काम होता है, याद रखना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन बनाना, खासकर प्रोटीन बनाना, थोड़ी बहुत लिपिड भी बना लेती है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड बनाना। सभी प्रकार के लिपिड यहीं पर सिंथेसिस होते हैं। तो लिपिड और प्रोटीन, ये लिपिड को बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं लिपिड सिंथेसिस लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खासकर प्रोटीन सिंथेसिस कर दे रहा हूं मैं। तो इसके बनाए हुए प्रोटीन और लिपिड को आगे गोल्जी बॉडी में भेजा जाता है। तो कैसे भेजेंगे? तो भेजने के लिए छोटे छोटे थैले बनाते हैं। कैसे थैले बनाएंगे? देखिए, ये सिस्टर्न यहां से बर्ड के रूप में निकलेगा, एक छोटा सा बुलबुला जैसा बनेगा, ऐसे ऐसे कई सारे बुलबुले बनेंगे, निकलते जाएंगे और गाल्जी बॉडी में जाएंगे। ये कहां जाएंगे? गाल्जी बॉडी में जाएंगे। सेम ऐसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी निकलेंगे, ऐसे वेसिकल निकलेंगे, और ये भी कहां जाएंगे? गाल्जी बॉडी में जाएंगे। तो कहने का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह एरिया जहां से बर्ड बनता है, वेसिकल बनते हैं, छोटे छोटे बुलबुले से बनते हैं, छोटे छोटे थैले जैसे बनते हैं, उस एरिया को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हो आप। ठीक, तो ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब TER, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए भी होगा और स्मूथ के लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा, क्योंकि दोनों तरफ से बुलबुले निकलेंगे, है ना। तो इसका TER ये हो गया इस साइड में, जहां से वेसिकल बनते हैं, प्रोटीन लिपिड को जहां पहुंचाया जाता है गाल्जी बॉडी तक। तो जहां जहां से बर्ड बनते हैं उन सभी को क्या कहते हैं हम लोग? TER, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, तो टाइप्स हमारे पास कितना हो गया भाई? देखिए 3 प्रकार से, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और तीसरा TER मतलब ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए एक बार इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कैसे होगा बोला मैं आपको? ये इस प्रकार से ऐसे कटा हुआ है, बीच में ये ल्यूमेन है ना ऐसे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब जैसे होगा, ट्यूबुल जैसे होगा, ये ऐसे अंदर में खाली जगह है, ल्यूमेन है, और ये उस एरिया को बोलते हैं जहां पर वेसिकल बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तीनों को कंपेयर करना है हमको। पोजीशन तीनों का देखिए, सबसे पहला कमांड है पोजीशन, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पाया जाता है? नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में ये यहां पर है। ठीक, स्मूथ कहां पाया जाएगा? नियर द पेरीफेरी एंड कनेक्टेड टू द RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर एनवेलप। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये, और न्यूक्लियस ये, इन दोनों को जोड़ के रखता है। देखिए इधर से इधर जोड़ा है, यहां जोड़ा हुआ है, और इधर से ये जोड़ा है। कहने का मतलब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ता है और इधर रफ से जुड़ता है, ऐसे करके दोनों से जुड़ करके रहता है। ठीक, अगला देखिए ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम TER, स्पेशलाइज्ड जोन बिटवीन द RER एंड SER। ये एक ऐसा जोन है जहां पर दोनों के मध्य है, समझ लीजिए आप। ये देखिए बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इधर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इन दोनों के इस एरिया को जहां से बर्ड बन रहा है, भाई बहुत सिंपल सी बात है, देखो यहां से बर्ड बन रहा है ऐसा, यहां से बर्ड बन रहा है ऐसा, बर्ड यहां से बनता है, देखिए यहां से बर्ड बन रहा है ऐसा। ठीक, चलो मैं समझाने के लिए बना दे रहा हूं, ये बर्ड बन रहा है। तो इस पूरे एरिया को, इस सरफेस एरिया को क्या बोलते हो? ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम TER। ये ऊपर वाला SER था, ये वाला RER था, ये। ठीक, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूं, समझ लेना, ये हो गया।
चलिए कमेंट देखिए आप। तो दोनों के बीच में हुआ, रफ और एंडो के बीच में, दोनों के लिए काम करता है ये। अगला कंसिस्ट बाई, इट इज मेनली कंसिस्ट बाई सिस्टरनी। देखो ये सिस्टरनी दिख रहा है आपको, ये पूरा सब चिपके हुए सिस्टरनी है, चपटे चपटे वाले। ठीक, स्मूथ की बात करें, इट इज मेनली कंसिस्ट बाई ट्यूब्यूल्स, ये सब ट्यूब है, देखिए दिख रहा है आपको ये। इट इज मेनली कंसिस्ट बाई वेसाइकल, बडिंग एंड फ्यूजन। देखिए यहां पर सब किससे बना हुआ है, वेसाइकल से बने हुए हैं, ये सब वेसाइकल है, ये सब वेसाइकल है। वेसाइकल यहां बनता भी है, वेसाइकल यहां पर जुड़ता भी है। गाल्जी बॉडी से जो वेसाइकल आएगा यहां जुड़ेगा, और यहां से जो वेसाइकल निकलेगा गाल्जी बॉडी में जुड़ेगा, क्योंकि इसकी इस साइड में क्या पाया जाता है, ये मान लीजिए गाल्जी बॉडी है, तो गाल्जी बॉडी में यहां से निकलने वाला जाके जुड़ता है, और गाल्जी बॉडी से आने वाला यहां जुड़ता है, ये देखिए। ठीक है, अगला कमेंट देखिए, राइबोसोम स्टडीड विद राइबोसोम सो इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाई जाती है, इसलिए खुरदुरा होता है, रफ होता है, इसलिए नाम पड़ा उसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डू नॉट स्टडीड विद राइबोसोम सो इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें राइबोसोम नहीं होता, इससे स्मूथ होता है। अगला, डू नॉट स्टडीड विद राइबोसोम, वेसाइकल में किसी प्रकार का राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ये जितना वेसाइकल बनते हैं ना, इसमें कहीं भी राइबोसोम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चूंकि राइबोसोम है और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो सीधी सी बात है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसी प्रकार का कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता, बल्कि वहां पर लिपिड सिंथेसिस करने वाला एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए वो लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। ठीक, और चाहे यहां लिपिड बने, यहां प्रोटीन बने, दोनों को आगे भेजने का काम किसका है, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। ठीक, आगे सॉर्टिंग करना, भेजना, ट्रांसपोर्ट करना, उसका काम है। ठीक, तो इन्वॉल्व इन प्रोटीन एंड लिपिड सॉर्टिंग यानी कि ट्रांसपोर्टिंग। ठीक, इसलिए ये जो पूरा नेटवर्क फैला हुआ है ना, ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, इस नेटवर्क को क्या बोलते हो, पढ़ लीजिए देखिए, सेल्स इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सेल्स इंटरनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। एंडोस्केलेटन ऑफ सेल क्यों बोलते हो, क्योंकि ये सेल को एक मजबूती प्रदान करता है, शेप, एक आकार प्रदान करता है। ठीक है, चलिए भाई एक बार इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। आगे देखिए भाई, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, देखिए भाई, कि यदि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं, मैं पहले बोल चुका हूं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है भाई, इसका काम ही है क्या बनाना, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। स्मूथ का काम क्या है, लिपिड बनाना, लिपिड सिंथेसिस करना। ठीक, तो अगर मुझे एक चीज बताइए, यदि इन दोनों का रेशियो हाई है, बोल रहा हूं मैं, किसका किसका, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रेशियो है हाई है, बोल रहा हूँ, ये हाई है बोल रहा हूँ। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वहां पर कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है। ठीक, कौन ज्यादा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ज्यादा है, और ये ज्यादा है मतलब क्या ज्यादा बनेगा, प्रोटीन ज्यादा बनेगा ना, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो वे सेल हमारे बॉडी में जो जो प्रोटीन बनाते हैं, वहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है, याद रखना इस चीज को हमेशा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तुलना में ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है। ठीक है, देख लीजिए, जैसे हमारे पास ये पेनक्रियास है, पेनक्रियास है भाई, पेनक्रियास में इंसुलिन प्लस ग्लूकेगॉन, ये हार्मोन है ना,
ठीक, और सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन निकलते हैं, बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, वो सब प्रोटीन नेचर के होते हैं, ये सब प्रोटीन नेचर के हैं, ये सब ज्यादा रिलीज होते हैं, ये सब ज्यादा बनते हैं। इसका मतलब पेनक्रियाज में रेशियो कैसा होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मिलेगा, ये ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पेनक्रियाज से जो बन रहे हैं ये सब इंसुलिन वगैरह जो बन रहे हैं ना, ये सब प्रोटीन है भाई, ये प्रोटीन ज्यादा बन रहा है, प्रोटीन ज्यादा बन रहा है मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। ठीक, कमेंट पर लेते हैं, देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द सेलुलर एक्टिविटीज कि सेल किस प्रकार से काम करता है उसके आधार पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेशियो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों का रेशियो है रिमेन स्पेसिफिक टू ए सेल टाइप, किसी भी स्पेसिफिक सेल में दोनों का रेशियो अलग अलग होगा। द रेशियो रिमेन हाई इन द सेल फॉर प्रोटीन सिक्रेशन, हाई मतलब कौन ज्यादा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये रेशियो ज्यादा है बोल रहा है, ऐसा है मतलब कौन ज्यादा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है, मतलब सीधे तक क्या ज्यादा बनेगा, प्रोटीन ज्यादा बनेगा। ये हो गया। एग्जांपल देख लीजिए, पेनक्रियाटिक सेल इंसुलिन सिक्रेशन करता है, पेनक्रियास का बीटा सेल जो होता है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, डायबिटीज को होने नहीं देता है। ठीक है, अगला, द रेशियो रिमेन लो इन द सेल, भाई कहां पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रेशियो कहीं पर कम है बोल रहा हूं, इसका मतलब नीचे की वैल्यू ज्यादा है ना, इसका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, ऊपर वाला कम नीचे वाला ज्यादा है, तो ओवरऑल वैल्यू तो ज्यादा कम हो जाएगा ना जी, ऊपर की वैल्यू कम नीचे की वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नीचे की वैल्यू ज्यादा मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है, इसका मतलब क्या बनेगा ज्यादा, लिपिड, ये ज्यादा बनेगा। तो हमारे बॉडी में हुए सभी के सभी सेल्स जो लिपिड ज्यादा बनाते हैं उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तुलना में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होते हैं। ठीक है, देख लीजिए, द रेशियो रिमेन लो इन द सेल इंगेज इन द हाई स्टेरॉइड सिंथेसिस, स्टेरॉइड यानी कि लिपिड, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनाड, जैसे एड्रिनल ग्लैंड का ये कॉर्टेक्स है, ये एड्रिनल ये ग्लैंड है, बाहर को कॉर्टेक्स बोलते हो, अंदर वाले को मेडुला बोलते हो, जब कभी एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ोगे तो पढ़ लेना इसको, अंदर वाला मेडुला कहलाता है। ठीक, ये टेस्टिस है, देख लीजिए, गोनाड में ये टेस्टिस मेल का सेक्सुअल गोनाड है, ये टेस्टिस, ये ओवरी है भाई, देख लीजिए, दोनों मिला के गोनाड है, दोनों मिला के गोनाड है ये। ठीक, चलिए, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि यहां पर लिख देते हैं हम लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रेशियो कम है, मतलब नीचे की वैल्यू ज्यादा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है, इसका मतलब लिपिड ज्यादा बनेगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड देखिए। अब फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने पूरा, अब क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि 3 प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसलिए हम 3 अलग अलग प्रकार के फंक्शन पढ़ लेंगे, तीनों के फंक्शन पढ़ लेंगे। पहला फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन पाया जाता है, बोल रहा हूं प्रोटीन बनता है, क्योंकि राइबोसोम चिपका होता है तभी तो रफ था वो। तो क्या करेगा, प्रोसेसिंग, प्रोटीन को प्रोसेस करना, बनाना, कट फिट करना, बॉन्ड बनाना, कुछ नया मॉडिफिकेशन करना, है ना। तो प्रोसेसिंग एंड सॉर्टिंग, बनने के बाद भेजना, आप कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको भेजना, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर किसी और सेल में जो जाएगा, सिक्रेटरी प्रोटीन, जो सेल से निकल के सीक्रेट होकर कहीं और जाने वाला था वो सिक्रेटरी प्रोटीन, या सोल्यूबल प्रोटीन, साइटोप्लाज्म में ही रहता कोई प्रोटीन, इन सभी प्रोटीन को बनाया जाता है और बनाने के बाद उसको भेजा जाता है आगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस, कैसे होता है प्रोटीन सिंथेसिस, देखिए यहां पर मैं जूम कर रहा हूं, पहले देखिए, अब इस डायग्राम को देखिए, यहां पर ये राइबोसोम है, तो सबसे पहले राइबोसोम नहीं चिपका होता है भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में
जो कि सिस्टर्नी एक प्रकार का, पहले साइटोप्लाज्म में फ्री रहता है, ये साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्मिक फ्री राइबोसोम। राइबोसोम में कौन सा? 80S राइबोसोम। एस मतलब क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, कभी पढ़े होंगे आप लोग, स्वेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं इसको आप लोग, ठीक है। तो चलिए, ये जो 80S राइबोसोम फ्री है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इधर पूरा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक। और अंदर क्या हो जाएगा? ल्यूमेन हो जाएगा, अंदर ल्यूमेन हो जाएगा, क्योंकि ये इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन हो गया अंदर की तरफ। अब मैं बोल रहा हूं ये जो राइबोसोम है 80S राइबोसोम, इस 80S में याद रखना लार्ज यूनिट को आप बोलते हो 60S, स्मॉल यूनिट को बोलते हो 40S। और ये एमआरएनए है भाई, मैसेंजर आरएनए। जब दोनों राइबोसोम के बीच में एमआरएनए जुड़ जाता है तब वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू होता है। अब सबसे पहले सिग्नल सीक्वेंस बनता है। जैसे ही सिग्नल सीक्वेंस बनता है, एक प्रोटीन होता है सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन, एसआरपी देख लीजिए, ये सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन, ये एसआरपी सिग्नल को पहचान लेता है, बाइंड कर लेता है, बाइंड कर लिया, बाइंड करते हुए उसको खींचते हुए लेके आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में लेकर के ट्रांसपोर्टर के पास ले आता है, और यहां छोड़ करके खुद निकल लेता है, फिर निकल गया। देखिए यहां जब छोड़ दिया तो अब क्योंकि ये सिग्नल जो सीक्वेंस था ना वो केवल यहां तक आने के लिए था, इसका काम खत्म हो गया। क्या होगा? देखिए सिग्नल सीक्वेंस को काट के हटा दिया जाता है, हटा दिया गया, देखो ये। जबकि अब यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, जब तक उसको करना है प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है। पूरा प्रोटीन बनने के बाद जब जब प्रोटीन बन रहा होता है तब ये प्रोटीन जो चेन है वो धीरे धीरे अंदर जा रहा होता है। कहां पे जा रहा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में। देखिए इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोटीन कहां पे आ गया? ल्यूमेन में आ गया। ल्यूमेन में आने के बाद जब फाइनली कंप्लीट हो जाता है, प्रोटीन का एक टर्मिनल एन टर्मिनल और एक टर्मिनल क्या कहलाएगा? सी टर्मिनल। ये प्रोटीन बनने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग किया जाता है, जो प्रोसेसिंग करना कर दिया जाता है। यहां पर एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होता है, ठीक। एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन मतलब एमिन ग्रुप पर यहां पर कार्बोहाइड्रेट जोड़ा जाता है, शुगर जोड़ा जाता है, और साथ ही साथ ऐसे फोल्ड करने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया जाता है, ठीक। जहां पर 16 अमीनो एसिड होते हैं वहां पर दो 16 अमीनो एसिड के सल्फर के बीच में डाइसल्फाइड बन बनाया जाता है। जब डाइसल्फाइड बन बन जाएगा तो अब इसको क्या करते हैं? मान लीजिए डाइसल्फाइड बन ये बन गया, अब क्या करेंगे? इसको अब पैक कर दिया जाता है एक वेसाइकल बना के। ये वेसाइकल देखिए, वेसाइकल बडिंग हो रहा है, बड हो रहा है, निकल रहा है वहां से। बडिंग होने के बाद देखिए ये बन गया, ये वेसाइकल बन गया, बन चुका है। अभी वेसाइकल कहां चला जाएगा? टू गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी में चला जाएगा। तो ये काम होता है, ठीक है। ये प्रोटीन था भाई, ये प्रोटीन था, ठीक है। तो कमेंट पर लेते देखिए, राइबोसोम ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस ट्रांसलेट messenger RNA mRNA into polypeptide chain which are then injected into the rough एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन। बहुत सिंपल सी लाइन बोल रहा है कि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में रह करके इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन करती है। ट्रांसलेशन करने के बाद जो भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनता है उस पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन को इस ट्रांसपोर्टर के द्वारा उसको अंदर भेज दिया जाता है। अंदर भेज करके उसको क्या करेंगे? आप फोल्डिंग करेंगे। देखिए अगला हमारा जो पॉइंट है क्या है? प्रोटीन फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन। इनसाइड द ल्यूमेन एंजाइम असिस्ट इन फोल्डिंग न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इनटू देयर प्रॉपर 3 डायमेंशनल शेप। जैसे ही प्रोटीन बन के अंदर आ जाता है, प्रॉपर यहां पर एंजाइम पाए जाते हैं उसको फोल्डिंग करने के लिए, ठीक। तो उस प्रोटीन को फोल्ड कर दिया जाता है प्रॉपर तरीके से, 3D स्पेस में जैसे होना चाहिए। उसको फोल्ड करने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और पैक कर देते हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड
पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन लाइक एनिलिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर एनिलिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन की प्रोसेस होती है, वेयर सुगर आर एडेड टू प्रोटीन एंड आल्सो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जब भी यहां पर प्रोसेसिंग होती है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में क्या होता है, पहला तो शॉर्टकट लिख दीजिए ग्लाइकोसिलेशन को, और अगला क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक, ये दोनों काम यहां पर अच्छे तरीके से होता है, और इस प्रोटीन को क्या कर दिया जाता है, पूरा प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग होने के बाद, मॉडिफिकेशन होने के बाद उसको पैक कर दिया जाता है। आगे देखिए, क्वालिटी कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस प्रोटीन को आप हो करते करते एंजाइम से गलती हो गई और गलत फोल्ड हो गया, जब गलत फोल्ड हो जाएगा, हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ एंजाइम ऐसे रहते हैं जो ये देखते रहते हैं कि फोल्ड करने वाला एंजाइम कहीं गलत तो फोल्ड नहीं कर रहा है, कि गलत तरीके से कहीं उस एंजाइम में गलत तरीके से कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं कर दिया है, मतलब कुछ भी गलत तो नहीं हो रहा है। अगर गलत हो रहा है फोल्डिंग वगैरह या मॉडिफिकेशन वगैरह, तो तुरंत उसको क्या किया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है, पैक नहीं किया जाता उसको। ठीक, कहने का मतलब क्वालिटी को हमेशा मेंटेन किया जाता है, इसको याद रखना। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल, अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन ही आगे भेजा जाता है, कहां पे, गाल्जी बॉडी के पास। ठीक, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉनिटर प्रोटीन क्वालिटी, प्रोटीन की क्वालिटी को चेंज हमेशा चेक करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं। मिसफोल्डेड या डैमेज्ड प्रोटीन आर डिटेक्टेड एंड मार्क्ड फॉर डिस्ट्रक्शन थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड डिग्रेडेशन, ERAD, टू प्रिवेंट डिसफंक्शन। खुद सोचिए, यदि कोई प्रोटीन यहां पर ऐसा है जो गलत हो गया, तो पैक भी हो गया और वो वेसिकल में चला गया, गाल्जी बॉडी से जहां जाना चाहिए वहां चला गया, अगर फोल्ड सही से नहीं हुआ है तो काम भी तो अच्छे से नहीं करेगा ना, नहीं करेगा तो डिसफंक्शन हो जाएगा, प्रोटीन बेकार हो जाएगा। वो तो डिसफंक्शन ना हो उसको रोकने के लिए जब प्रोटीन की फोल्डिंग चल रही होती है, उस फोल्डिंग करते समय, मॉडिफिकेशन करते समय एक ध्यान देने वाले एंजाइम भी यहां पर होते हैं, उसको ध्यान देते रहते हैं। अगर पता चल गया कि गलत तरीके से फोल्ड हो गया, गलत मॉडिफिकेशन हो गया, उसको तुरंत वहां से लेते हैं और मिसफोल्डेड प्रोटीन को तुरंत वहां पर डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। समझ में आया? तो यहां पर लिख दे रहा हूं, ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं, मिसफोल्डेड प्रोटीन प्रोटीन डिग्रेडेड, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही तोड़ दिया जाता है, उसके लिए लाइसोसोम भेजने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पर ही तोड़ दिया जाता है। तो इसको क्या कहते हो आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड डिग्रेडेशन, क्योंकि तोड़ने वाला कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। क्यों तोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर बेकार फोल्डिंग हो गया, जहां जाना चाहिए वहां चला गया, काम तो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा तो दिक्कत तो हो जाएगा ना आगे, इसीलिए उसको वहीं पर, अगर मिसफोल्ड हो गया, गलत तरीके से पैक हो गया, गलत तरीके से फोल्ड हो गया, गलत मॉडिफिकेशन हो गया, तुरंत तोड़ दो उसको। अगला, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, भाई जो भी प्रोटीन बना या लिपिड बना, उसको आगे कहां भेज देना है, डायग्राम देखिएगा, ये ER था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इधर से लिपिड आता, इधर से प्रोटीन जाता, हालांकि प्रोटीन के साथ थोड़ा लिपिड भी जाता है इधर से, है ना, कहां आता, वो गाल्जी बॉडी में आता है, ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स हमारे पास। ठीक, इधर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों से क्या बनता है, वेसिकल ट्रांसपोर्ट होता है, वेसिकल बन के आगे बढ़ता है, देखिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। Once folded protein are packed या packaged into vesicle that bud off the rough endoplasmic reticulum and also smooth, है ना, and transport to the protein product। यदि प्रोटीन भेजना है तो रफ से भेजना पड़ेगा, अगर हम प्रोटीन बना रहे हैं तो रफ से भेजना पड़ेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ट्रांसपोर्ट टू द प्रोटीन प्रोडक्ट टू द गाल्जी apparatus फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब तक
यदि मान लीजिए किसी प्रोटीन का प्रोसेसिंग पूरा नहीं हुआ है, आधा प्रोसेसिंग गाल्जी बॉडी में होना है, तो जितना प्रोसेसिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होना था उतना को ही आगे भेज दिया जाता है ताकि गाल्जी बॉडी में उसका प्रोसेसिंग हो पाए। ठीक है, ये हो गया। अगला देखिए भाई हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन प्रोडक्शन। भाई यहां पर ध्यान दीजिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनते हैं, हो सकता है वो प्रोटीन खुद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए ही हो। आधा प्रोसेस कहां पे होगा, गाल्जी बॉडी में होगा, मतलब पूरा हो गया प्रोसेस, फिर वापस जाएगा, कहां पे आएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिर पहुंच जाएगा और उसकी मेम्ब्रेन में धंस जाएगा वो। क्योंकि प्रोसेसिंग तो पूरा गाल्जी बॉडी में ही होता है, आधा प्रोसेसिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, आधा प्रोसेसिंग गाल्जी बॉडी में। फिर प्रोसेसिंग होने के बाद यदि वह प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन या ल्यूमेन का था, यहाँ का प्रोटीन था, तो उसको फिर भेजना पड़ेगा, वापस भेज देंगे वहां के लिए। इसका मतलब मेम्ब्रेन भी बनाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला है वो अपना मेम्ब्रेन खुद ऑर्गेनेल्स के लिए, जैसे गाल्डी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पराक्सीसोम, इन सब के लिए, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सब के लिए प्रोटीन बनाने का काम करती है। कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो खुद के लिए और जितना भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं उन सभी को यदि प्रोटीन की जरूरत है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बनाती है। थोड़ी बहुत लिपिड भी बनाती है, याद रखना। कमेंट देख लेते हैं। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प प्रोड्यूस प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड। मैक्सिमम तो प्रोटीन ही बनाती है, थोड़ी बहुत फास्फोलिपिड बनाती है। नेसेसरी फॉर इट्स ऑन मेम्ब्रेन एक्सपेंशन, ये खुद के मेम्ब्रेन को बढ़ाने के लिए बनाती है, अपना लिपिड, अपना प्रोटीन ज्यादा बनाती है। एंड फॉर द क्रिएशन ऑफ अदर ऑर्गेनेल्स विद इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक है ना। इनके में जहां भी मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, सबको यही बनाती है। सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन को भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाती है। ठीक है, चलिए, तो वहां कैसे पहुंचेगा देख लो भाई। यहां से कोई प्रोटीन बना, प्रोटीन आया गाल्जी बॉडी में, यदि गाल्जी बॉडी के लिए बनाया गया तो गाल्जी बॉडी के मेम्ब्रेन में चिपक जाएगा। यदि उसके लिए नहीं था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए था, तो यहां से फिर वेसाइकल बनेगा, देखिए सेक्रेटरी वेसाइकल, फिर आएगा यहां पर चिपकेगा, तो यहां पर चिपक पाएगा। भाई हो सकता है कुछ प्रोटीन बाहर भेजने के लिए और सेक्रेटरी प्रोटीन हो, तो वो प्रोटीन आधा प्रोसेसिंग ईआर में हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, आधा प्रोसेसिंग गाल्जी बॉडी में, और फिर वो आगे मेम्ब्रेन में बाहर निकल गया, उसको सेक्रेटरी निकालने वाले वेसाइकल, सेक्रेटरी वेसाइकल, वेसाइकल, इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए इसको एक बार हम लोग सेव कर लेते हैं ना। अगला हमारे पास है फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बी मान लेते हैं इसको, चलिए, है ना। रफ का पढ़ लिया हमने, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका क्या काम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, क्योंकि लिपिड बनाने वाले सारे एंजाइम यहीं पर पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके किसके लिए अपना लिपिड बनाती है, देख लीजिए कौन कौन सा लिपिड बनाती है। जैसे यहां पर देख लीजिए, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कौन से सेलुलर ऑर्गेनेल के लिए कौन से प्रकार के लिपिड बनाती है, मैं यहां पर एक चार्ट बना दिया हूं, देख लीजिए, बिल्कुल याद कर लेना है इसको। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कौन सा लिपिड बनाती है, देख लीजिए भाई, फास्फोलिपिड सिंथेसिस करती है। ठीक, इसको ब्लैक कलर से कर देते हैं, अच्छा दिखेगा, है ना। हाँ चलिए, ये देखिए, ये हो गया। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैराक्सिसोम के लिए क्या बनाती है, देख लीजिए, पैराक्सिसोम के लिए प्लाज्मा लोजन बनाती है, ये भी लिपिड है। कोलेस्ट्रॉल बनाती है, ये भी लिपिड है। और पैराक्सिसोम की बायोजेनेसिस, उसकी मेम्ब्रेन जो रहती है ना पैराक्सिसोम की, उसको पूरा बनाने का काम करती है। अगला गाल्जी बॉडी के लिए क्या क्या बनाती है, देख लीजिए भाई, स्फिंगोमाइलिन सिंथेसिस खास कर ये बनाती है। अगला लिपिड ड्रॉपलेट्स बनाती है, लिपिड ड्रॉपलेट बायोजेनेसिस। अब ये लिपिड ड्रॉपलेट का डायग्राम दिख रहा है, देखिए। अगला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्या बनाती है, देख लीजिए,
फास्फोलिपिड सिंथेसिस एंड इट्स सिग्नलिंग, फास्फोलिपिड बनाती है और उसकी सिग्नलिंग भी करवाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप ये समझ के चलिए कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप ये समझ लीजिए ये लिपिड बाइलेयर था, ये सतह समझ लीजिए, ये ठीक है ना। बस ये समझ कट में बना दे रहा हूं इसको डायग्राम को, क्योंकि पूरा नहीं, मैं आप ऐसे कर तो समझ में आ जाएगा। ठीक, ये देखिए, ये लिपिड बाइलेयर हो गया भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन हो गया। चलिए अब देखो, अंदर ल्यूमेन साइट हो जाएगा ना जी, अब तो ल्यूमेन, बाहर में साइटोसोल। ठीक, अब यहां पर देख लीजिए ना, इसके अंदर ल्यूमेन है, बाहर में साइटोसोल है। ठीक, अब ध्यान से देखिए एक एक करके कि न्यूट्रल लिपिड बायोजेनेसिस एंजाइम, यहां पर कोई एक एंजाइम था जो न्यूट्रल लिपिड को बायोजेनेसिस करता। तो सबसे पहला न्यूट्रल लिपिड सिंथेसिस, न्यूट्रल लिपिड बनेगा पहला। उसके बाद धीरे धीरे अगला स्टेप में ऑयल लेंस फॉर्मेशन, थोड़ा बड़ा होते जाएगा, ऑयल लेंस बनाएगा। ठीक, फिर लिपिड ड्रॉपलेट टूवर्ड साइटोसोल, ये जो लिपिड की ड्रॉपलेट बनेगी साइटोसोल तरफ उभार बनेगी, ऐसे बडिंग जैसे देखो दिख रहा है। फिर लिपिड ब्रिज बन जाएगा ये, और अंदर में लिपिड ड्रॉपलेट बन गया, ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर थेटथ लिपिड ड्रॉपलेट, ये देखिए अब यहां से टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए ये लिपिड की एक लेयर बन गई, फास्फोलिपिड मोनोलेयर बन गया, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन थी लिपिड फास्फोलिपिड बाइलेयर था, ये बाइलेयर में से एक लेयर बाहर निकल गया। देखिए लिपिड ड्रॉपलेट भी बन गया और फास्फोलिपिड का मोनोलेयर भी बन गया। इस प्रकार से लिपिड सिंथेसिस होता है, कहां पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि उसके लिए यहां पर एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं एंजाइम को ना इस कलर से करता हूं। ये हो गया, ठीक है, कमेंट पर लेते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस लिपिड इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल, लिपिड के साथ कोलेस्ट्रॉल भी बनाती है ना। कोलेस्ट्रॉल एक अलग प्रकार का लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, इसको याद रखना आप। लिपिड इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग सेलुलर मेम्ब्रेन। भाई सेल का जो मेम्ब्रेन होता है हम लोग का ना, वो फास्फोलिपिड का तो बना होता है, फास्फेटिडिल कोलिन, फास्फेटिडिल सेरीन, फास्फेटिडिल एथेनालेमाइन, सब पढ़ चुके हम लोग, पढ़िएगा। इन स्पेशलाइज्ड सेल इन द टेस्टिस, ओवरी एंड एडनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स भाग है, इट सिंथेसाइज स्टेरॉइड हार्मोन, ये सभी स्टेरॉइड हार्मोन बनाते हैं भाई। टेस्टिस से क्या बनता है, देखिए मैं चलिए कहीं पर लिख दे रहा हूं, टेस्टिस से क्या बनता है, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ओवरी से क्या बनता है भाई, एस्ट्रोजन, पढ़े होंगे आप लोग। ठीक, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या बनता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या बनता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी जो ना ग्लोमेरुलस, जो ना फेसिकुलेटा, जो ना रेटिकुलस होती है। ठीक, तो वहां पर जो हार्मोन बनते हैं सब स्ट्रेट नेचर के हार्मोन होते हैं। ठीक, कार्टिसोल नाम सुने होंगे। ठीक, वहां पर भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनता है। मिनरेलोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, सेक्सोकॉर्टिकोइड सब बनते हैं। ठीक, एल्डोस्टेरोन जिसको बोलते हो मिनरेलोकॉर्टिकोइड, एल्डोस्टेरोन, ये सब कौन से नेचर के हैं, स्टेरॉइड नेचर के हैं, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब टेस्टिस में, ओवरी में, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग पर, इस भाग पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक, अगला देखिए डिटॉक्सिफिकेशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगला फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, हमारा जो लीवर है ना, ये देख लीजिए, लीवर है,
लीवर से एक सेल दिखा रहे हैं हम लोग, लीवर सेल, जिसको हिपेटिक सेल के नाम से जानते हो, लीवर सेल, हिपेटिक सेल। उसके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अंदर ल्यूमेन है, देख लीजिए, ये ल्यूमिनल साइट है, बाहर में साइटोस्केलेटल साइट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम P450 फैमिली का प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है। इसका एक्टिव साइट साइटोसोल तरफ रहता है, देखिए ये। इसका काम क्या होता है भाई, कि हमारे बॉडी में जितना भी लिपिड सोल्युबल ड्रग्स होते हैं, जितना भी लिपिड सोल्युबल ड्रग्स होते हैं, या मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि लिपिड में डिसॉल्व होते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म के बाद ऐसे वेस्ट बनते हैं जो लिपिड में ही सोल्युबल होते हैं, उन सभी को ये कौन है, साइटोक्रोम P450, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में पाई जाती है। और वो किस साइड में रहती है भाई, साइटोसोलिक साइड तरफ उसका एक्टिव साइड रहता है। तो ये क्या करता है, देखिए, ये इसको लेता है और उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में। अब क्या होगा, अगर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बन गया, अब हमारे ब्लड में घुलेगा, वो ब्लड में वाटर है, घुलेगा और वहां से चला जाएगा, लीवर से सीधा चला जाएगा कहां पे, किडनी के पास। और किडनी में क्या हो जाएगा, उसका एक्सक्रेशन। इसका मतलब जब तक कोई ड्रग्स या कोई मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे बॉडी में लिपिड सोल्यूबल है, लिपिड के साथ घुलता है, पानी के साथ नहीं घुलता है, तब तक उसको हम किडनी के द्वारा बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसको वाटर सोल्यूबल बनाओ, फिर हम किडनी के द्वारा उसको किडनी के रास्ते से बाहर निकालते हैं, यूरिन के द्वारा। तो जितना भी ड्रग्स लिपिड सोल्यूबल है, जितना मेटाबॉलिक वेस्ट लिपिड सोल्यूबल है, उन सबको वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए हमको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, साइटोक्रोम P450, और वो पाई जाती है लीवर सेल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में, जिसका एक्टिव साइट साइटोसोल तरफ रहता है। ठीक है, कितना बड़ा रोल है देखिए भाई, हमको डिटॉक्सिफाई कर रहा है, हमको लिपिड सोल्युबल ड्रग्स से बचा रहा है। देख लीजिए, इन लीवर सेल, मतलब हिपेटोसाइट सेल, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन एंजाइम, particularly the cytochrome P450 family protein या एंजाइम that convert lipid soluble drug and metabolic waste into the water soluble compound that can be excreted via kidney। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आप। कैल्शियम आयन स्टोरेज, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत सारे सिग्नलिंग में काम आता है। एक फंक्शन देख लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा कोई एक, ये मान लीजिए हमारा कोई एक क्या है, मायोसाइट से मसल सेल्स है। ठीक, ये मसल से मान लीजिए, हमारा स्केलेटल मसल से मान लीजिए, इन मसल सेल्स, मसल सेल्स में जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो ये देखिए, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बदल गया रहता है, उसका नाम बदल जाता है, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्या है, एक प्रकार का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए भाई, तो ये क्या करता है, ये कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, अंदर कैल्शियम आयन भरा पड़ा है, ढेर सारा कैल्शियम आयन भरा पड़ा है अंदर में। तो जब भी हमारे उस मसल्स को नर्व के द्वारा कोई सिग्नल मिलता है, ये मान लीजिए नर्व है, नर्व के द्वारा कोई सिग्नल मिलता है, नर्व के रूप में आखिरी भाग पर जो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है ना, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है, वहां पर एसिटिल कोलिन रिलीज होता है। देखिए, ये सिनेप्टिक वेसाइकल है, खाली जगह सिनेप्टिक वेसाइकल कहलाता है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है, ये खाली जगह सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। मसल्स में वहां पर एसिटिल कोलिन पाए जाते हैं, नर्व के आखिरी हिस्से पर सिनेप्टिक वेसाइकल रहते हैं जो रिलीज होंगे। ये एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट होता है, किसी न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है उसका टर्मिनल पार्ट होता है, ऐसे होता है। ये मान लीजिए न्यूरॉन था, उस न्यूरॉन का ऐसा था,
ये न्यूरॉन का ये साइटन वाला पार्ट था, ये एक्सॉन वाला पार्ट था। इस एक्सॉन में इस पार्ट को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर मसल्स है, पीछे की तरफ समझ लेना, ये कोई मसल सेल है यहाँ पर ऐसा। तो हम जो डायग्राम दिखा रहे हैं ना बच्चे लोग, वो यहाँ का डायग्राम है, इस डायग्राम को दिखा रहे हैं हम लोग। नर्व का आखिरी वाला जो एक्सॉन का लास्ट पार्ट है ना, वो दिख रहा है और मसल्स दिख रहे हैं। तो यहां से एसिटिलकोलिन रिलीज होता है। एसिटिलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड हुआ, यहाँ पर ये डिपोलराइजेशन जाता है टी ट्यूब्यूल के द्वारा, ये टी ट्यूब्यूल कहलाता है, चला जाता है किसके पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां से कैल्शियम गेट खुल जाता है, कैल्शियम बाहर निकलते हैं। कैल्शियम बाहर निकल के ये जो दिख रहा है आपको ना, ये कहलाता है एक्टिन, ये एक्टिन कहलाता है। एक्टिन फिलामेंट है ये। एक्टिन फिलामेंट में एक जगह पे कैल्शियम बाइंडिंग साइट होता है, वहां पर जाके कैल्शियम बाइंड हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम बाइंड हो जाते हैं, एक्टिन फिलामेंट की पोजीशन बदल जाती है, पोजीशन बदल जाती है। तो ये जो मायोसिन है, देखिए नीचे मायोसिन है, ये मायोसिन का हेड है, ये मायोसिन हेड बाइंड होता है। मायोसिन बाइंडिंग साइट पर एक्टिन के ऊपर बाइंड हो जाता है, बाइंड होकर के उसको खींच लेता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है। तो क्या करने के लिए हो रहा है, ये मसल कॉन्ट्रेक्शन में कैल्शियम आयन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये टी ट्यूब्यूल से होते हुए इसको ये स्टिमुलेट किया है। देखिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहां पर कैल्शियम स्टोर रहता है। ठीक, तो देख लीजिए, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स कैल्शियम आयन एंड व्हेन नेसेसरी रिलीज देम, जब जरूरत पड़ता है रिलीज कर दिया जाता है। इन मसल सेल ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड रिलीजिंग कैल्शियम टू ट्रिगर मसल कॉन्ट्रेक्शन। जब भी जरूरत पड़ती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को बाहर निकाल दिया जाता है और मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। बहुत सारे सेलुलर सिग्नलिंग में काम आता है। मैं आगे यहां कर दे रहा हूं, एक लाइन और लिख दे रहा हूं मैं, चलिए। आल्सो यूज इन मोस्ट ऑफ द सिग्नलिंग, ठीक, इन सेल्स। बहुत सारे सेल्स में सिग्नलिंग की तरह ये काम करता है। ये कैल्शियम जो होता है आगे जाके कल्मोड्यूलिन नाम के प्रोटीन से बाइंड हो जाता है। यहां मैं बना दे रहा हूं, चलिए। ये कल्मोड्यूलिन प्रोटीन होता है ऐसे, ये कल्मोड्यूलिन प्रोटीन होता है ऐसे, ये कल्मोड्यूलिन। कल्मोड्यूलिन प्रोटीन, एक कल्मोड्यूलिन प्रोटीन 4 कैल्शियम आयन को बाइंड कर सकता है भाई, याद रखना। ये कैल्शियम आयन था, आया, ये 1 कैल्शियम, 2 कैल्शियम, 3 कैल्शियम, 4 कैल्शियम। एक कल्मोड्यूलिन 4 कैल्शियम प्रोटीन को बाइंड करता है, फिर आगे ये कैल्शियम कल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बन करके आगे फर्दर फंक्शन करते हैं। तो मतलब सिग्नलिंग में भी काम आता है ये, बाइंडिंग विद कल्मोड्यूलिन प्रोटीन, कल्मोड्यूलिन प्रोटीन, और कैडरीन प्रोटीन में भी बाइंड होकर काम करता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चलेगा अभी, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is involved in the metabolic breakdown of glycogen into glucose, particularly within the liver via the enzyme glucose 6 phosphatase। ये जैसे कि लीवर है, बोला हूं मैं आपको, ये लीवर है। लीवर से एक सेल निकाल लीजिए आप ऐसे करके, जिसको लीवर सेल या हेपेटिक सेल कहते हो, लीवर सेल या हेपेटिक सेल कहते हो। उस सेल के अंदर क्या हो रहा है, देखिए कि जितना भी हमने ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखा है, उस ग्लाइकोजन को साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म में ही एक एंजाइम पाई जाती है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। ग्लाइकोजन के किसी एक ग्लूकोज के पहले नंबर कार्बन पे फास्फेट जोड़ देता है, जिससे ग्लूकोज 1 फास्फेट बन जाता है। ये ग्लूकोज 1 फास्फेट
फास्फोग्लूकोम्यूटेज की वजह से उस पहले कार्बन पे जुड़े फास्फेट को निकाल करके उसी ग्लूकोज के छठवें फास्फेट पे जोड़ देता है। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट ट्रांसपोर्ट होकर के आ जाता है कहां पे, देख लीजिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन वाले पार्ट पर, अंदर की तरफ ये ल्यूमेन था। ठीक, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, SER का ल्यूमेन था। अब इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में एक एंजाइम पाई जाती है, इसका नाम है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। ये देख लीजिए ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज क्या करता है, इस ग्लूकोज 6 फास्फेट के जो छठवें नंबर पे कार्बन पे फास्फेट जुड़ा हुआ है उसको, फास्फेट को बाहर निकाल देता है, तो केवल ग्लूकोज बचता है, ये ग्लूकोज और ये फास्फेट। अब बन गया हमारा ग्लूकोज। हमको इसकी जरूरत था, जब जब हमको ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है, तब तब ये प्रोसेस चलता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हो आप, ग्लाइकोजन को तोड़ रहे हो ना। ग्लाइकोजन तो कार्बोहाइड्रेट के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना करके लंबी जो चेन बनती है, ब्रांच चेन, यही तो है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ करके हम क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। कौन सा प्रोसेस को प्रमोट कर रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रमोट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाने में मदद कर रही है। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज बना, क्योंकि उसका एक एंजाइम कहां पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में ल्यूमिनल साइट की तरफ उसका एक्टिव साइट होता है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पे है, लीवर में, इसका मतलब लीवर सेल में चल रहा है। ब्रेकडाउन इनटू, ठीक है ना, ये हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है सी, मान लेते हैं इसको, फंक्शन ऑफ ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले इतना को एक बार सेव कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, तो वेसाइकल फॉर्मेशन एंड बडिंग। भाई ट्रांजिशनल मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह हिस्सा जहां पर बडिंग होता है, वेसाइकल बनते हैं। देख लीजिए, जूम कर रहा हूं मैं, देखिए, ये देखिए, ये आखिरी हिस्सा है, इधर न्यूक्लियस था भाई, इधर न्यूक्लियस था, इस साइड में यहाँ न्यूक्लियस था, ये बाहर तरफ। तो देख लीजिए, जो भी वेसाइकल बनता है ना, उस वेसाइकल को घेर के रखने के लिए प्रोटीन की कवर बनती है। उस प्रोटीन की कवर जो पकड़ के बाहर खींचते हैं उसको बोलते हैं कोप्टू कोटेड वेसाइकल। कोप्टू कोटेड का प्रोटीन बनता है यहां पर, कोप2 नाम का प्रोटीन का कोट बनता है यहां पर, ये कोट है, वो पकड़ के बाहर खींचता है, बड बनता है। देखिए, तो ये कहलाएगा कोप 2 कोटेड वेसाइकल। ये जाके फ्यूज हो जाएगा, देखिए कहां पे, गाल्जी बॉडी के साथ फ्यूज हो गया। जैसे फ्यूज हो जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा गाल्जी बॉडी में, जो प्रोसेसिंग करना है। यदि इस प्रोटीन को प्रोसेसिंग करने के बाद मान लीजिए उसी प्रोटीन को फिर ER तक भेजना था, तो फिर अब कोप1 प्रोटीन का कोड बनेगा। कोप2 अलग, कोप1 अलग है ना। अब कोप1 प्रोटीन का कोड बनेगा और इस गाल्जी बॉडी के मेम्ब्रेन को खींच करके बाहर निकालेगा, बडिंग करेगा। देखिए ये बडिंग हो रहा है, देखिए बडिंग मतलब निकलना बड के रूप में, बुलबुले के रूप में। अब क्या कहलाएगा, कोप1 कोटेड वेसाइकल। अब इस वेसाइकल का क्या होगा, यहां पर टेथर होगा, यानी कि फ्यूजन होगा। ये देखिए, पहले टेथर मतलब इसके प्रोटीन जुड़ेंगे, बाद में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। अनकोटिंग मतलब जो कोप1 का कोट बना था, कोट हट जाएगा और पूरा मेम्ब्रेन जो है, गाल्जी बॉडी का जो मेम्ब्रेन अभी बड के रूप में आया था, वेसाइकल के रूप में आया था, वो वेसाइकल यहां पर चिपक जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसे ER से बडिंग बना, फिर मूवमेंट हुआ, फिर जाके प्रोटीन जुड़ा तो टेथर हुआ, फिर अनकोटिंग हुआ, कोप2 कोटेड हट गया, फिर फ्यूजन हुआ। सेम ऐसे इधर भी होगा, मतलब फ्यूजन और बडिंग दोनों प्रोसेस चलता है। इधर फ्यूजन चल रहा है,
इधर बडिंग चल रहा है, ठीक है। तो वेसिकल फॉर्मेशन एंड बडिंग बोल रहा है। द प्राइमरी फंक्शन इज टू सर्व एज द साइट फॉर कोप2 कोटेड वेसिकल बडिंग। कोप2 कोटेड वेसिकल का कोटेड वेसिकल असेंबली, असेंबली होना मतलब फ्यूजन होना, फ्यूजन। ट्रांसपोर्टिंग कार्गो टू द गोल्जी, अगर यहां से भेजना है तो कार्गो प्रोटीन मतलब टारगेट प्रोटीन, किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन को भेजना है गाल्जी बॉडी तक, तो कोप2 कोटेड वेसिकल वाला काम चलेगा, ठीक है। ये अगला कमेंट देखिए, प्रोटीन एंड लिपिड ट्रांसपोर्ट। भाई ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी आएगा और स्मूथ से भी आएगा, देख लीजिए यहां पर डायग्राम में देखिए, ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी वेसिकल बनेगा, ट्रांसपोर्ट वेसिकल, और स्मूथ से भी बनेगा, दोनों तरफ से। तो अगर रफ से बना तो खासकर प्रोटीन जाएंगे, स्मूथ से बना तो खासकर लिपिड आएंगे। तो इट एक्ट एज अ स्पेशलाइज्ड जोन बिटवीन द रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कलेक्टिंग न्यूली सिंथेसाइज्ड मटेरियल टू मूव देम टुवर्ड द गोल्जी, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रांजिशनल वाला एरिया होता है वो ऐसे जगह पे होता है कि जहां से स्मूथ का भी वेसिकल निकलता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेसिकल निकलता है, और जो भी नया बना लिपिड या प्रोटीन है, रफ से प्रोटीन बनता है, स्मूथ से लिपिड बनता है, जो भी नया बना है उसको ट्रांसपोर्ट करके गोल्जी बॉडी तक पहुंचा दिया जाता है। चलिए अगला देखिए, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। आल्दो जनरली स्टेबल, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट्स आर डायनामिक एंड कैन रीडिस्ट्रीब्यूट इंटरेक्टिंग विद द गोल्जी एपरेटस। भाई देख लीजिए, रेटिकुलम यहां पर इतना ही है, स्टेबल है, लेकिन काम के चलते स्टेबल नहीं है। क्यों? अगर एक वेसिकल यहां से जा रहा है तो दूसरा फ्यूज हो रहा है, इसको बोलते डायनामिक। यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो उतना ही है, लेकिन जितना वेसिकल निकल रहा है उतना गाल्जी बॉडी से आके यहां मिल भी तो रहा है, मतलब मामला चेंज भी हो रहा है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइज उतना ही है। इसको बोलते हो डायनामिक। डायनामिक मतलब जो चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते, बदलते रहते हैं। कोप2 कोटेड वेसिकल निकल रहा है तो कोप1 कोटेड वेसिकल जुड़ रहा है, चेंज हो रहा है ना, उसको बोलते हैं डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, ईआर गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, द वेसिकल बडिंग फ्रॉम द टीईआर फॉर्म द ईआरजीआईसी। ईआरजीआईसी मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया, और गाल्जी बॉडी ये हो गया, एंड गोल्जी, ठीक। इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच में हो गया इंटरमीडिएट। कंपार्टमेंट मतलब ये थैला हो गया, ये थैला जो है कंपार्टमेंट, ठीक। तो अब ये कहां बनता है बताइए मुझे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपार्टमेंट, दोनों के बीच जो वेसिकल रहता है वही रहता है। द वेसिकल बडिंग फ्रॉम द ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाल्जी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, ए डायनामिक इंटरमीडिएट फॉर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब प्रोटीन ट्रांसपोर्ट जरूर बोला है, लिपिड ट्रांसपोर्ट के लिए भी होता है ये, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं, ये देखिए, अगर ये ईआर है और ये गोल्जी बॉडी है तो दोनों के बीच जो वेसिकल बना है यही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीनों का फंक्शन पढ़ लिया। कुल मिला के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ लिया, मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ लिया और उसके फंक्शन को पढ़ लिया। हमारा वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।